बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर है रावलपिंडी से, रावलपिंडी अडयाला जेल से। इमरान खान साहब, उनको बहुत बड़ी बड़ी डील्स ऑफर हो रही हैं। ये डील्स रावलपिंडी GHQ से भी हो रही हैं और ये डील्स मुस्लिम लीग नवाज जाती उमरा से भी हो रही हैं और ये पीपल्स पार्टी भी इस वक्त ललचाई हुई नजरों से देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और उस डील की तरफ जो उसको अंदाजा है कि मामलात हाथ से निकल चुके हैं और इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त गुजर चुका है। इमरान खान ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जी, और वो स्टेटमेंट वो कहते हैं कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि कई लोग अभी भी लापता हैं और ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है, इसलिए आजाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि 9 मई जो है वो एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मुकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई है और मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर और घसीटकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था कि ताकि अवाम रद्द-ए-अमल दें और उस दिन हमारे 25 लोग शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी हुए और 4 लोगों को अपाहज किया गया, माजूर किया गया, यानी उनको गोलियां ऐसी जगह पे लगी। हम पर ही जुल्म करके हमारे खिलाफ ही झूठे मुकदमे बना लिए गए और 10,000 कारकुनों को जेलों में भर दिया। इमरान खान ने कहा कि जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत इंसाफ को कुचलना था, तहरीक इंसाफ को कुचलना था, क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उन पर तो मुकदमात का खात्मा कर दिया गया, उन्हें आम माफी दे दी गई और उन्हें 9 मई से मुतालिक कुछ नहीं पूछा गया कि 9 मई हुआ या नहीं हुआ, वो मुलव्वस थे या नहीं थे। लेकिन जिन्होंने ये काम नहीं किया उन पर फिर क़यामत बर्पा की गई, जुल्म की क़यामत। और इसलिए इस वाक़े पर शफाफ और आजादाना जुडिशल कमीशन का क़याम भी बहुत जरूरी है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ और जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब उसके बाद आपका बयानिया जो है वो मुस्तरद हो गया। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात भी की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है, उससे बात क्यों की जाए। नवाज शरीफ सियासत के मैदान से आउट हो चुके हैं और वो अब सियासी खिलाड़ी नहीं है, इसलिए मैं उनसे बात क्यों करूं, मैं उस मुर्दा घोड़े में जान क्यों डालूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम पूरे जोर से जारी रहेगी। इमरान खान ने कहा कि हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज और फौरी अमल दरामद के लिए हैं और वह है 26वीं आईनी तरमीम को हमने 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दाम नहीं लेती तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने यहाँ ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम इसलिए हमने उसका हिस्सा नहीं बनाया कि वो उसको अंडू करने के लिए एक प्रोसेस है और इसलिए हम उस प्रोसेस को मुतालबात में डालकर लंबा नहीं करना चाहते, हम मुतालबात का फौरी नतीजा चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ISPR को, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स पर भी आर्मी को ISPR को जवाब देना चाहिए कि कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनाने की इजाजत देता है। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि अगर आबादकारी से, खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा, अफगानिस्तान का मामला, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है और कलदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल्लाह कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था
کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2022 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی بھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا اور نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو پھر مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجوہات سے حالات قابو سے باہر ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جب تک مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنا ہوگی۔ عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے اور آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیرپا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان نے جو انہوں نے اور باتیں بھی کی، انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے اور کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی ساری انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں اور بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں اور معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا، فوجی عدالتوں سے سیویلینز سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے اور ملٹری کورٹس منہ کالا کیا ہے اور فوجی عدالتیں اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں رہا اور اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون بھی ہے، اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا، اور آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے ملک کی آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا گیا، اور مستقبل آئی ٹی کا ہے لیکن آزادی اظہار کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ بند کرنا شروع کر دیا اور اتنا بند کیا کہ سارے کا سارا کاروبار روزگار جو ہے وہ تباہ ہو گیا لوگوں کا، اور ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے، اور وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے اور آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کا ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے یہ کہا، ایک تفصیلی انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ کیوں کی عمران خان صاحب نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو
बड़ी बड़ी डील्स ऑफर करके उन्हें कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो 9 मई के हवाले से जरा हल्का फुल्का थोड़ा सा हमें दे दें, सेफ पैसेज दे दें, और फिर 26 नवंबर से पीछे हट जाएं, फिर 8 फरवरी से पीछे हट जाएं, और हम नए सफर का आगाज करते हैं। तो नए सफर का आगाज करने के लिए जरूरी है कि जरा थोड़ी सी मफाहमाना किस्म की गुफ्तगू की जाए, मफाहमत की पॉलिटिक्स की जाए, और फिर देखे ना कि ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है, तो फिर नून लीग को भी संभालना है, पीपल्स पार्टी को भी संभालना है, फलां को भी संभालना है, और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी ख्याल करना है। तो ये इमरान खान साहब को बार बार कहा जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने ये सारी बातें जो हैं वो रद्द करते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली जी खास तौर पे उन्होंने अदरवाइज भी उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बताया है, अदरवाइज भी ये तो एक स्टेटमेंट है, अखबारी एक बयान जारी किया गया है, लेकिन उसके अलावा भी इमरान खान साहब ने जो कहा है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। उन्होंने वाजे किया है कि जनाब जो चीजें चल रही हैं, आप मुझे सजा देना चाहते हैं दे दें, कोई हरज नहीं है, और मजीद मुकदमात में भी दे दें, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी जो नाकर्दा गुनाहों की सजा है वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लूं या इसलिए मैं अडॉप्ट कर लूं वो गुनाह जो मैंने किए ही नहीं, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अब मामला क्या है? मामला यह है कि हम इंटरनेट बंद करने के मामले में पाकिस्तान जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा चुका है, और हमारा दुनिया में सिर्फ हम म्यांमार से पीछे हैं। म्यांमार और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, म्यांमार हमसे जीत गया है और पाकिस्तान हार गया है इंटरनेट की बंदिश के मामले में, कि सबसे ज्यादा इंटरनेट जहां जिस मुल्क में बंद होता है या बंद किया गया पिछले साल 2024 में वो पाकिस्तान था, और उससे पहले 2023 में जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट बंद किया गया उसमें पाकिस्तान का नंबर 5वां या 6ठा था, और अब पाकिस्तान का नंबर दूसरा हो गया है। यानी हमसे नीचे सिर्फ एक मुल्क है, वो है म्यांमार, और वो भी 1000 घंटे का फर्क है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। तो जिसकी वजह से ये हमारी की जो है हम पत्थर के जमाने की तरफ जा रहे हैं, और हम बजाय इसके कि तरक्की की तरफ जाएं हम पत्थर की तरफ हमें धकेला जा रहा है। और पाकिस्तान वो मुल्क था जो जहां पे तेज तरीन इंटरनेट, और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेट आईटी की दुनिया में तरक्की करता हुआ मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्कों की साथ में शामिल हो गया था। ये सिचुएशन थी 3G 4G 5G, और फिर आगे से आगे हम जा रहे थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल हुआ, पॉलिटिकल नैरेटिव को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करनी है, इमरान खान को डिमोलिश करना है, चोरों लुटेरों को लाना है वापस, उसके लिए ये सारा जो खेल खेला गया उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान से इतना सरमाया बाहर जा चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और सब के सब कारखानादार जो हैं, सरमायादार जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, वो सिविल भी हैं, वो मिलिट्री भी हैं, वो सारे के सारे अपना सरमाया मुख्तलिफ तरीकों से बाहर भेज रहे हैं और बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान की तकरीबन कोई 9,000 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो यूएई में जो है वो रजिस्टर हुई हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तकरीबन 23 लाख से ज्यादा की जी आईटी की कंपनियां हैं, 23 लाख से ज्यादा, और उनमें से सिर्फ 38,000 का जो इनकम है वो पाकिस्तान लैंड करती है। बाकी 22 लाख 88 हजार कंपनियों की, इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो पाकिस्तान से बाहर लैंड करती है, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आ रही। तो ये सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी का एहसास आपने इतना भर दिया है कि अब कोई नहीं सोचने के लिए तैयार नहीं, एतबार करने के लिए तैयार नहीं कि इन पे एतबार किया जा सकता है। इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो जनाब ये सिचुएशन है, लेकिन हम अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कुआं साफ नहीं किया जाएगा, कुएं से जो अंदर मुर्दा जो कुत्ता गिरा हुआ है, मुर्दा घोड़ा, मुर्दा ऊंट गिरा हुआ है, उसको जब तक हम बाहर निकाल कर नहीं फेंकेंगे तब तक कुआं साफ नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि अंदर गंद बला भी इस कुएं में रहे,
ہر طرح کی غلاظت بھی ہو اور ہم کہیں کہ کنواں جو پانی نکال نکال کے ہم صاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہی بات کہی جا رہی ہے۔ تو آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں ایک بار پھر کہوں گا ہماری ملٹری لیڈرشپ سے کہ وہ اس بات کا احساس کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ پھر دیکھتے رہ جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔